महत्वपूर्ण इतिहासकार जिन्होंने इतिहास के बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरजी कॉलिंगवुड के विषय में। आरजी कॉलिंगवुड का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। उनका मानना था कि इतिहास का अध्ययन विचारों और धारणाओं के माध्यम से किया जाता है, न कि केवल घटनाओं के क्रम से। इनका दूसरा स्टेटमेंट है, कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियां और उपन्यासों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है। आरजी कॉलिंगवुड का दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहला द आइडिया ऑफ हिस्ट्री और दूसरा द आइडिया ऑफ नेचर। हेनरी पिरेन का स्टेटमेंट है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। जेम्स थर्बर, इसका स्टेटमेंट है, सभी उत्तरों को जानने से बेहतर है कुछ प्रश्नों को जानना। अगला है प्रोफेसर E.H. कार, इनका कथन है, इतिहास इतिहासकार एवं उनके तथ्यों के बीच सतत चलने वाला एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। प्रोफेसर E.H. कार का मानना था कि कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। E.H. कार ने रांके का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया। प्रोफेसर E.H. कार का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, और इसमें पहला चैप्टर है द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट, दूसरा है सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, इसके बाद हिस्ट्री साइंस एंड मोरालिटी, इसके बाद कॉसेशन इन हिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री एज प्रोग्रेस बिफोर फिनिशिंग, और सबसे अंतिम में चैप्टर का नाम है द वाइंडनिंग होरिजिन। इसे आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसी तरीके से याद रखना, एग्जाम में अरेंज करने का भी आता है। अगला है रेनियर का स्टेटमेंट है, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है, और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उससे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। G.M. ट्रेवेलियन, इनका स्टेटमेंट है, इतिहास अपने मूल में अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है, न कि इससे कम और न ही इससे ज़्यादा। दूसरा स्टेटमेंट है G.M. ट्रेवेलियन का कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। कार्ल बेकर का स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। राधा कृष्णन का स्टेटमेंट है, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। कार्ल आर पापर, इनका कथन है, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। कार्ल मार्क्स, यदि हम बात करें कार्ल मार्क्स के विषय में तो इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। इनका जन्म पर्शिया के राइन प्रांत के ट्रियन नगर में हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिमेनेजियम में पूरी हुई थी। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक, लेखक, सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। वे पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद पर अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर के 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। फ्रेडरिक एंगल्स का कथन है कि जिस प्रकार डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की, उसी तरह कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विकास के नियम की खोज की है। कार्ल मार्क्स का कथन है, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और फिर प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी, पूंजीवादी और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। आगे यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स हेगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाया, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला था। कार्ल मार्क्स की अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पहला पुस्तक है क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, इसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, और सबसे अंतिम में अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला है जॉर्ज हेगल। जॉर्ज हेगल का कथन है,
इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। हेगल ने ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटने के लिए, उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याय रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे कि बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। हेगल के समय राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक इतिहास लेखन सीमित था, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर बाद के दिनों में सामाजिक इतिहास लेखन पर जोर दिया। हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित परियोजना में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। उन्होंने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार रूप से लिखा था। भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाला हेगल जो है सबसे पहला विद्वान माना जाता है। जॉर्ज हेगल का कथन है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। आगे यदि हम बात करें तो जॉर्ज हेगल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी हैं, जैसे कि द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ राइट और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। अगला है बेनेडिक्टो क्रोचे। क्रोचे का कथन है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। दूसरा कथन है इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, क्योंकि यह अतीत की घटनाओं के वर्णन करने के बजाय उन्हें एक कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे इतिहासकार अपनी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2011 में प्रश्न पूछा गया था, हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा? विद्वानों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित करके? नहीं। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याय रूप में समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हेगल के समय में किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वह संतुष्ट नहीं था? ईसाई इतिहास तक सीमित? नहीं। धर्मनिरपेक्ष इतिहास तक सीमित? नहीं। राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक सीमित? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यकता है स्रोत सामग्रियों का अत्यधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि जून 2019 में पूछा गया था, भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? कार्ल मार्क्स, मार्क ब्लॉक, ए.एल. बाशम या फिर G.W.F. हेगल? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका G.W.F. हेगल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन अध्येता जिसने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका G.W.F. हेगल। अगला है G.R. एल्टन। G.R. एल्टन का कथन है इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। दूसरा कथन है इतिहास का संबंध अतीत में हुए मनुष्य के उन सभी कथनों, विचारों, कार्यों तथा कष्टों से है जिन्होंने वर्तमान के लिए अपनी धरोहर छोड़ी है। जियाउद्दीन बर्नी का कथन है इतिहास विज्ञानों की रानी है। अबुल फजल, इसका कथन है अकबर के शासनकाल और पूर्वजों के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज इतिहास कहलाता है। जे.बी. ब्यूरी का कथन है इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज्यादा। इसका एक अन्य कथन है अतीत की समसामयिक राजनीतिक संदर्भ में व्याख्या ही इतिहासकार की नवीन पद्धति के प्रयोगार्थ बाध्य करती है। जे.बी. ब्यूरी का पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। विलियम जिन्सेर का कथन है बेहतर लेखन का मूल है पुनः लेखन, यहीं पर खेल जीता या हारा जाता है। ए.जे. बेलफोर, इसका कथन है इतिहास अपने को दोहराता नहीं है, इतिहासकार एक दूसरे को दोहराते हैं। लुबियन या फिर लुसियन फ्रैबे, इसका कथन है यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो यह है कि ऐतिहासिक सबक जैसा कुछ भी नहीं है। विल्हम डेल्थ का कथन है
आदमी क्या है केवल इतिहास बताता है। एफ पोविक का कथन है, इतिहास की व्याख्या के प्रति उत्कंठा इतनी गहरी है कि जब तक हम अतीत के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, या तो हम रहस्यवाद की ओर जाएंगे अथवा दोषदर्शिता की ओर जाएंगे। अगला है लियोपोल्ड वोन रांके। इसका कथन है, इतिहास का कार्य जैसा कि वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करना है। लियोपोल्ड वोन रांके ने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने यह धारणा स्थापित किया कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध भी रांके की विचारधारा से जोड़ा जाता है। रांके का कथन है कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए भी सावधान रहेगा। रांके ने इतिहास की इस प्रबोधनकारी धारणा को तोड़ा कि इतिहास का अध्ययन अध्यापन शिक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। रांके ने इतिहासकारों को यह सलाह दिया कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्यक्रम प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करने और ऐतिहासिक नियम की तरफ पेश करने से बचें। इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में रांके की अवधारणा वस्तुनिष्ठता और मूल्य निर्णय से मुक्त थी। आगे यदि हम बात करें तो लियोपोल्ड वोन रांके आधुनिक ऐतिहासिक छात्रवृत्ति के संस्थापक जनक माने जाते हैं। रांके का इतिहास दर्शन पूरी तरीके से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनके इन दो विचारों में मेल देखना मुश्किल हो जाता है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। यदि हम इसके पुस्तक का नाम देखें तो पुस्तक में शामिल है, पहला द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स, जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 में। लियोपोल्ड वोन रांके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित किया कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल यह भी सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वे स्वच्छंदवाद के जनक थे? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वच्छंदवाद के जनक रूसो कहे जाते हैं। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला है विलेन द कुनिंग। विलेन द कुनिंग का कथन है, भूतकाल मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं उसे प्रभावित करता हूँ। डेविड सैनन का कथन है, जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। एम्ब्रोस बियर्स, इनका कथन है, केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, लेकिन केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। ओक्साट का कथन है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। एलपी हार्टली, इसका कथन है, अतीत एक विदेशी क्षेत्र है जहां वे चीजों को अलग ढंग से करते हैं। अब्राहम लिंकन, इनका कथन है, साथी नागरिकों, हम इतिहास से बच नहीं सकते। अगला है मार्क ब्लॉक। इसका कथन है, इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझ की दिशा में एक प्रयास है। मार्क ब्लॉक का जुड़ाव जो है वो एनाल्स दर्शन की ओर रहा है, जो राजनीतिक घटनाओं पर भूगोल, भौतिक संस्कृति और दीर्घकालिक इतिहास के महत्व पर बल देता है। इसने संपूर्ण इतिहास की अवधारणा के विकास को बढ़ावा दिया। यदि हम बात करें मार्क ब्लॉक की पुस्तक के विषय में तो पहला पुस्तक है सामंतशाही, जिसे इंग्लिश में फ्यूडलिज्म या फिर फ्यूडल सोसाइटी भी कहा जाता है। दूसरा है हिस्टोरियन क्राफ्ट और तीसरा है समग्र इतिहास यानी कि टोटल हिस्ट्री। अब यहाँ से जून 2022 में शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आरजी कॉलिंगवुड ने कहा, कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियां और उपन्यासकारों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकारों का चित्र का आशय सच होता है, बिल्कुल सही है। विलेन द कुनिंग ने कहा, वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं उससे प्रभावित करता हूँ।
ये स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा भूतकाल। मार्क ब्लो का कथन है, परंतु इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझ की दिशा में एक प्रयास है। बिल्कुल सही है। डेविड सेनन का कथन है, जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। बिल्कुल सही है। एम्ब्रोस बियर्स ने कहा, केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, लेकिन केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। बिल्कुल सही है। तो ए सी डी ई ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जून 2013 में पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ओकसाट का कथन है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ए के साथ 3। अब मुझे इतना पता है कि ए का 3 होगा, तो यदि हम विकल्प की ओर देखें तो ए का 3 केवल ऑप्शन नंबर ए की ओर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो आप लोग एलिमिनेट करना भी सीख लो, एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के पुत्र थे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अंग्रेजी दार्शनिक, अर्थशास्त्री और उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दार्शनिक जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल के उपयोगितावाद के विचारों का विस्तार किया इन्होंने, लेकिन आनंद की गुणवत्ता पर इन्होंने अधिक जोर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहला, आनंद या खुशी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका सच्चा आंतरिक मूल्य है। दूसरा, क्रियाएं उस हद तक सही हैं जहां तक वे खुशी को बढ़ावा देती हैं और गलत जहां तक वे दुख को पैदा करती हैं। तीसरा, सबकी खुशी बराबर मायने रखती है। यदि हम बात करें जॉन स्टुअर्ट मिल के पुस्तकों के विषय में, तो पहला है ऑन लिबर्टी, उसके बाद यूटिलिटरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक लिखी गई थी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। अब यहाँ से दिसंबर 2022 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इमैनुअल कांट, जेम्स स्टुअर्ट मिल, जैक्स देरिदा या फिर मिशेल फुको? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापाखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? मुक्त व्यापार, हस्तक्षेपवाद, वाणिज्यवाद या फिर उदासीनतावाद? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, हस्तक्षेपवाद। अब हम बात करते हैं जेम्स मिल के विषय में। जेम्स मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था। वह साम्राज्यवादी इतिहासकार था और उस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का असर था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर था। जेम्स मिल पहला इतिहासकार था जिन्होंने भारतीय इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर या फिर कहे तो सांप्रदायिक आधार पर किया था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को लिखते समय प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और औपनिवेशिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में चित्रित किया था। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने औपनिवेशिक काल या फिर कहे तो अंग्रेजी शासन को ईसाई काल ना कहकर ब्रिटिश काल के रूप में विभाजित किया था। जेम्स मिल ने अपने इतिहास लेखन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पिछड़ा हुआ, प्रगति विरोधी और अतार्किक माना था। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पक्षगामी पाया था। मिल ने भारतीय संस्कृति की अनावश्यक आलोचना करते हुए यह मान लिया था कि समकालीन भारत के साथ साथ प्राचीन भारत भी बर्बर और नासमझ था। जेम्स मिल ने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था, जिसके कारण से यह पुस्तक हेलेबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बना था। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधान की प्रयास भी किया। उसने भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के
द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार नहीं किया। जेम्स मिल के मतानुसार प्राच्यवादी प्राच्य निरंकुशता के पतन को समाप्त करने में सहायता करने के स्थान पर उसे कायम रखने के दोषी थे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद करके रखना है, भारतीय इतिहास लेखन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का बीजारोपण जेम्स मिल के कारण ही हुआ था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2015 में प्रश्न पूछा गया था, साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर था, ये भी सही है। उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था, ये भी सही है। उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2018 में, जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक उपयोगितावादी के रूप में जेम्स मिल संस्कृत और फारसी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जेम्स मिल के मतानुसार प्राच्यवादी प्राचीन निरंकुशता के पतन को समाप्त करने में सहायता करने के स्थान पर उसे कायम रखने के दोषी थे, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंडिया का इतिहास लिखते समय जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकृत किया, बिल्कुल सही है। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधान की प्रयास की, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 1 में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया है, बिल्कुल सही है। उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला है ओलिवर वेंडेल होम्स। इसका कथन है इतिहास की एक पृष्ठ तर्कशास्त्र के एक महत्वपूर्ण खंड जैसा है। फ्रांसिस बेकन। इसका कथन है कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए। दूसरा कथन है ज्ञान ही शक्ति है। फ्रांसिस बेकन का पुस्तक का नाम है द न्यू इंस्ट्रूमेंट। अगला है हेरोडोटस। ये एक इतिहासकार और दार्शनिक थे। इनका जन्म 484 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकार्नसस में हुआ था, जो कि वर्तमान में तुर्की का हिस्सा है। इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना द हिस्टोरी के नाम से किया था, जो कि एथेंस और स्पार्टा का युद्ध और ग्रीको पर्शियन युद्ध से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त उसने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन व्यापारियों की जानकारी के आधार पर किया था, क्योंकि वह भारत कभी भी नहीं आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या फिर जनक कहा जाता है। दिसंबर 2022 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में कि हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हेलिकार्नसस में।